नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चैप्टर 6 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23। देयर आर थ्री पार्टनर्स A, R, D sharing profit and losses in the proportion of 3:1:1. Necessary accounts is to be prepared for dissolution. So necessary accounts are realization, partners capital account and bank account. ये तीन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले फ्री जो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेक करेंगे, बट बिफोर दैट कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस, ए के लिए 2,75,000, आर के लिए 2 लाख और डी के लिए 1,70,000। बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस इज 50,000। आफ्टर दैट फ्री प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट बैलेंस इज वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 यानी 30,000, 10,000, 10,000। असेट साइड पे, बैलेंस शीट की असेट साइड पे दो बैलेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका अमाउंट है 50,000, तो इट इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, 10,000, 10,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज ऑल्सो 50,000, सो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी डेबिट होगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में, जिसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000, 10,000 एंड 10,000। So this is first step where accumulated profits and losses and fictitious assets are distributed among partners and to be shown on credit or debit side of partners capital account. इसके बाद स्टेप 2 में पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में से। ऑल एसेट्स टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड दोज एसेट्स आर डेटर्स 1,70,000, स्टॉक 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 2,50,000, बिल्डिंग 3 लाख रुपीज। तो ये चार एसेट्स है, ये चारों एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे। टू लायबिलिटीज, स्टेप 2B में बाय क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड 60,000, बाय पीस लोन 95,000 एंड टू प्रोविजंस एज पर स्टेप 2C, टू प्रोविजंस बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20 एंड 50,000। इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से स्टेप 2A में ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एंड फॉर दैट एंट्रीज रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। Creditors, peace loan to realization for transfer of liability, provision for doubtful debts, investment fluctuation reserve to realization for transfer of provision. After this, disposal of asset took place. Step 3A यानी asset disposal start करना है, जिसके लिए by bank and to realization means entry will be bank to realization. Entry is bank to realization. So realization account credit side, disposal of assets. सबसे पहले हमें बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज 20% लेस। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो 2,50,000, इसका 20% हुआ 50,000, सो रियलाइजेशन वैल्यू इज 2 लाख रुपीज। बिल्डिंग इज रियलाइज 3,55,000, लेकिन 3,55,000 में से 5,000 इज पेड बाय वे ऑफ कमीशन, सो नेट अमाउंट रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग इज 3,50,000। नाउ वी हैव टू अप्रोचेस फॉर दिस। We can record realization value of building for 3,55,000, but in that situation 5,000 commission is to be shown separately on the debit side of realization account. यानी अगर हम 3,55,000 यहाँ पे शो करेंगे तो 5,000 रुपए का यहाँ पे एक्सपेंस आएगा कमीशन का, और यहाँ पे अगर 350 रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5,000 इज ऑलरेडी डिडक्टेड बिकॉज टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग इज 3,55,000 एंड वी आर रिकॉर्डिंग ईयर 3,50,000, तो कमीशन डायरेक्टली कट ऑफ हो गया। तो ये दो अप्रोच हो सकते हैं यहाँ पे, 355 फॉर बिल्डिंग रियलाइजेशन एंड 5,000 फॉर कमीशन, और नेट वैल्यू फॉर बिल्डिंग रियलाइज 3,50,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट एसेट इज स्टॉक। 50% स्टॉक इज टेकन ओवर बाय आर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू विच इज मार्केट वैल्यू। तो हमारे पास जो स्टॉक की पोजीशन है वो 1,50,000 का स्टॉक है, उसका 50-50 करेंगे तो 75,000 के दो लॉट हुए, उसमें से एक लॉट टेकन ओवर बाय पार्टनर आर एट एग्रीड वैल्यू मींस 20% लेस देन बुक वैल्यू विच इज इट्स मार्केट वैल्यू। तो 75,000 में से 20% यानी 15,000 माइनस करने पे 60,000 वो एग्रीड वैल्यू हुई, इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एंड रिमेनिंग स्टॉक इज सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू 20% लेस है, इसलिए रिमेनिंग स्टॉक जो है वो भी 75,000 का है, उसमें से भी 20% लेस करने पे उसकी रियलाइजेशन वैल्यू आएगी 60,000। तो एसेट डिस्पोजल के लिस्ट में अभी हम स्टेप 3A पे है, तो उधर हम स्टॉक का रियलाइजेशन वैल्यू 60,000 रिकॉर्ड करेंगे,
जो हाफ स्टॉक रियलाइज हुआ है उसकी वैल्यू आएगी। फिर डेटर्स के लिए रियलाइजेशन रिकॉर्ड करना है, तो डेटर्स की वैल्यू है 1,70,000 एंड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन when realization value of any asset is not given, all tangible assets to be realized at its book value. All tangible assets are to be realized at its book value. Intangible में like goodwill, patent, trademark, copyright, इन सब में realization value is taken as zero in absence of information. But यहाँ पे जो डेटर से 1,70,000 का, तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे कि सेम अमाउंट इज रियलाइज। So total realization of these assets as per step 3A is 7,80,000 and its second effect it is debited to bank account. Entry is bank to realization. Now step 3B, if asset is taken over by partner, so one asset is taken over by partner R took over 50% stock at 20% less than book value which is market value. तो हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी 60,000, तो 60,000 by R's capital 60,000 for stock and R capital debit side to realization stock in column of R 60,000. तो इस तरह से ये 60,000 पे रिमेनिंग स्टॉक को रियलाइज करेंगे। सो ऑल एसेट्स आर डिस्पोज्ड, सर्टेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड वन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। स्टेप 3A 3B के बाद स्टेप 4 आएगा जिसमें हम पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज के लिए। तो लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए यहाँ पे आएगा टू बैंक। हमारे पास दो लाइबिलिटी यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड पीस लोन, लेकिन पार्टनर ए एग्रीज टू पे पीस लोन मींस वन लाइबिलिटी इज एक्सेप्टेड बाय पार्टनर। सो सिर्फ क्रेडिटर्स का यहाँ पे कैश पेमेंट होगा, इसलिए टू बैंक यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स आर पेड एट 10% लेस। क्रेडिटर्स आर पेड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, इसलिए यहाँ पे जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 60,000 माइनस 10% 6,000, सो नेट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स is 54,000. Entry is realization में to bank for creditors and bank account credit side by realization 54,000 is paid for creditors. Next liability is peace loan and it is taken over by accepted by partner. तो ये जो है वो स्टेप 4B में to A's capital peace loan 95,000 and A's यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे by realization पीस लोन ए के कॉलम में आएगा 95,000। पी की लोन की जो अमाउंट है 95,000 वो ए ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए यहाँ पे टू एस कैपिटल 95,000 एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन पीस लोन 95,000। तो इस तरह से लाइबिलिटीज को पे कर देंगे। उसके बाद स्टेप 5 में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पॉइंट आएगा, जिसके लिए हमें बोला गया है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इज ऑफ 8,000, 3,000 is to be borne by firm and paid by D. The expenses paid by the firm. See, dissolution expenses total 8,000 के, 3,000 is to be borne by firm and balance is by D. यानी 8,000 में से 3,000 रुपए के एक्सपेंस फर्म को बेयर करने हैं और 5,000 रुपए के एक्सपेंस पार्टनर को बेयर करने हैं। The expenses is paid by him. यानी डी ने प्राइवेटली एक्सपेंसेस को पे किया है, तो हमें ये समझना है यहाँ पे कि फर्म को कितना बेयर करना है। उसने जो प्राइवेटली पे किया उसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। सिर्फ फर्म को जो बेयर करना है 3,000 इज टू बी बोर्न बाय फर्म, दैट 3,000 हैज टू बी रिकॉर्डेड, जिसके लिए दो डायमेंशन ये होंगे, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म सो शुड बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड it is paid by partner so it is credited to partner's capital account. So entry will be realization to partner's capital account, realization to partner's capital account, इसलिए यहाँ पे realization में to D's capital for realization expenses of 3,000 and second effect capital account credit side by realization expense of 3,000 and it is credited to D's capital account. फिर से एक बार समझते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस टोटल 8,000, 3,000 इज टू बी बोर्न बाय फर्म यानी फर्म को बेयर करना है एंड रेस्ट अमाउंट मींस 5,000 इज टू बी बोर्न बाय दैट पार्टनर डी को बेयर करना है यहाँ पे। तो सिचुएशन ये है कि टोटल एक्सपेंस 8,000 का पार्टनर ने पे किया है, इट इज हिज पर्सनल ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड हियर, ओनली द अमाउंट जो फर्म को बेयर करना है उसके लिए हम एंट्री करेंगे। इसके लिए यहाँ पे 3,000 रुपए से एंट्री हुई, realization debit and it is paid by partner, so partner's capital account credit. After this realization account is closed, so debit side and credit side total is more, so difference is on debit side, it is realization profit.
distributed among partners in profit sharing ratio, it is 3:1:1. Profit amount is 43,000. पार्टनर ए के लिए आएगा 25,800, बी के लिए 8,600 और डी के लिए 8,600. सेकंड पार्टनर इज आर. सो ए आर डी में यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट. ए में 25,800, आर में 8,600 और डी में भी 8,600. देन क्लोजर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, credit side total is more in case of all three partners, so difference amount is paid through bank for final settlement of their capital. After completion of this entire procedure of dissolution, the final amount, final settlement towards partner, तो पार्टनर ए का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,65,800 पेड टू पार्टनर है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एस कैपिटल. बट बिफोर दैट पार्टनर के सेटलमेंट से पहले पार्टनर का लोन सेटल करना है. ये पार्टनर के कैपिटल का सेटलमेंट है, वो फाइनल सेटलमेंट होगा. बट बिफोर दैट, आफ्टर थर्ड पार्टी लायबिलिटी एंड डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरनल लायबिलिटीज टू बी पेड विच इज पार्टनर्स लोन, तो उसको हम यहाँ से पे करेंगे. दिस लोन में टू बैंक अकाउंट 1 लाख एंड 1 लाख रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बाय दिस लोन. तो ये पार्टनर की लोन खास याद करके पहले पे करना है और उसके बाद सेटलमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें ए के लिए अमाउंट आया 3,65,800, that is final amount paid to partner A. R के लिए 1,38,600, so by R's capital 1,38,600 and D के लिए है 171,600, so by D's capital 171,600. So finally bank account will be squared up and closed with the total of 8,30,000. Next question में there are three partners B1, B2 and C. Profit sharing ratio is 5:3:2. 5:3:2 is the profit sharing ratio. यहाँ पे सबसे पहले नेसेसरी फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे. फॉर्मेट में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट. यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट दिए गए और कैपिटल अकाउंट मींस पार्टनर की जो मेथड है कैपिटल की वो फिक्स कैपिटल है. सो बोथ द अकाउंट्स आर टू बी ओपन, करंट एंड कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस, तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है पार्टनर B1 का 25,000, B2 का 70,000. पार्टनर C का डेबिट बैलेंस इसलिए डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस 12,000. कैपिटल के तीनों पार्टनर के बैलेंस है 2 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस इज 70,000. तो इस तरह से पहले बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे एंड आफ्टर दैट डिसॉल्यूशन प्रोसेस विल स्टार्ट. फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट स्टेप इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. Now first is we have workers compensation reserve, so to be distributed in 5:3:2. Amount is 10,000, so 5,000, 3,000 and 2,000. Next is profit and loss account को डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसकी टोटल अमाउंट 50,000 रुपए है, तो 25,000, 15,000 and 10,000 फॉर B1, B2 and C. तो इस तरह से स्टेप 1 में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उसके बाद स्टेप 2 में ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट and for that entry is realization to assets. तो assets में डेटर का 50,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 1,25,000, patents 35,000 and building 3,20,000. All assets are closed and transferred to realization account debit side. Now liabilities side से creditors 60,000, employees provident fund 5,000 and Mrs. B1's loan. ये प्रीवियस क्वेश्चन में पार्टनर का लोन था इसलिए उसका अकाउंट ओपन करके फिर क्लोज किया यहाँ पे बैंक में. यहाँ पे पार्टनर की वाइफ का लोन है. वाइफ्स लोन इज ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सो इट इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट इज 5,000. स्टेप 2C इज ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, बट यहाँ पे कोई प्रोविजंस नहीं है इसलिए वो क्लोज नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे. नेक्स्ट स्टेप आएगा 3A जहाँ पे डिस्पोजल ऑफ असेट्स है, इसलिए डिस्पोजल ऑफ असेट्स की एंट्री है रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, सो बैंक अकाउंट डेबिट साइड एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. अब हमारे पास टोटल 5 एसेट्स है, उसमें से एक एक करके उसका डिस्पोजल चेक करेंगे. सबसे पहले डेटर्स का जो रियलाइजेशन हुआ है वो कैश में हुआ है, फर्नीचर का रियलाइजेशन कैश में हुआ है, इसलिए वो दो एसेट्स को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन मेंशन करेंगे बाय बैंक. डेटर्स 48 एंड फर्नीचर 97,000. टोटल अमाउंट रिसीव्ड एज डिस्पोजल ऑफ एसेट इज 1,45,000, जिसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 1,45,000. ये था स्टेप 3A. इसके बाद स्टेप 3B में
पार्टनर टेक ओवर करेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन है, जो पार्टनर है B2 टेक्स ओवर स्टॉक, B2 स्टॉक टेक ओवर कर रहा है और C बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा है। तो इस तरह से 4 एसेट्स, डेटर का बोल दिया डिस्पोजल जो कैश में हुआ, फर्नीचर कैश में डिस्पोज होगा, और B2 स्टॉक को टेक ओवर कर रहा है, और C टेक्स ओवर बिल्डिंग। तो यहाँ पे ये C और यहाँ पे B2 टेक ओवर कर रहा है। अब सिचुएशन ये है कि हमें B2 के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 2 अप्रोचेस पॉसिबल है, 2 तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट रेफरेंस बुक में डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, हम समझ लेते हैं दोनों बातों को। पहली बात यह है कि कैपिटल अकाउंट्स आर ओपन एंड करंट के जो बैलेंसेस है वो कैपिटल में शो कर दिए जाते हैं, यानी करंट अकाउंट इमीडिएटली कैपिटल में क्लोज करके सारी प्रोसेस फिर कैपिटल अकाउंट थ्रू एग्जीक्यूट होती है। ये एक अप्रोच है। और दूसरा ये है कि जो अब तक सिस्टम थी कि करंट अकाउंट में ही सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं और एंड में करंट अकाउंट को कैपिटल में क्लोज करना और फिर कैपिटल को बैंक अकाउंट में क्लोज करना, इस तरह से दोनों अप्रोचेस वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज पहले करंट अकाउंट में की है, फिर करंट अकाउंट को कैपिटल में और फिर कैपिटल को बैंक में क्लोज किया है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन किए जाए और करंट के बैलेंस स्ट्रेट वे, जैसे यहाँ पे 25,000 और 17,000 है तो कैपिटल में सीधा यहाँ पे बाय करंट अकाउंट 2517 और ये पार्टनर सी में डेबिट साइड पे 12,000, यानी करंट अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर देने कैपिटल में और फिर सारे ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट थ्रू रिकॉर्ड करने। हमने यहाँ पे जो ज्यादा एक्सेप्टेबल अप्रोच है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स टू बी रिकॉर्डेड फर्स्ट एट करंट अकाउंट, देन एट लास्ट करंट शुड बी क्लोज टू कैपिटल एंड कैपिटल शुड बी क्लोज टू बैंक अकाउंट। इस अप्रोच को फॉलो किया है, इसलिए सारी पार्टनर रिलेटेड जो एंट्रीज है वो पहले करंट अकाउंट का हिस्सा बन रही है। तो ये B2 पार्टनर B2 ने स्टॉक टेक ओवर किया है एट द वैल्यू ऑफ 55,000। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड B2 करंट अकाउंट फॉर स्टॉक 55,000 और करंट अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन स्टॉक B2 के कॉलम में 55,000। दूसरा एसेट बिल्डिंग टेक ओवर किया है पार्टनर C ने, तो यहाँ पे C के करंट अकाउंट में टू रियलाइजेशन बिल्डिंग एग्रीड वैल्यू 4 लाख एंड क्रेडिट साइड ऑफ C's करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन बाय C's करंट अकाउंट बिल्डिंग ऑफ 4 लाख रुपीस। एक एसेट यहाँ पे जिसके बारे में, जिसके डिस्पोजल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो है पेटेंट्स। यहाँ पे एक एसेट थी डेटर्स जिसके डिस्पोजल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी 1,70,000। यहाँ पे एक एसेट है पेटेंट्स, यहाँ पे डिस्पोजल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट, इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट इट इज एज्यूम दैट बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड। हमेशा ध्यान रखना है टेंजिबल में बुक वैल्यू रियलाइज एंड इन केस ऑफ इनटेंजिबल नथिंग इज रियलाइज, यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की अगर कोई रियलाइजेशन वैल्यू ना दी गई हो क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू 0 है रियलाइजेशन की, उसको यहाँ शो नहीं करना है। तो इस तरह से ऑल एसेट्स, ऑल 5 एसेट्स हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। इसके बाद स्टेप 4 में पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज आएगा, जिसके लिए स्टेप 4 है रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो एक एक लायबिलिटीज के लिए हमें बोला गया है कि क्रेडिटर्स आर पेड 55,000, तो क्रेडिटर्स में सीधा 55,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कुछ ना बोला हो तो ऑल लायबिलिटीज कॉमन रूल इट इज टू बी पेड एट बुक वैल्यू। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का 5,000 पे करेंगे। दूसरी लायबिलिटी है मिसिस बीवंस लोन, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी फुल बुक वैल्यू पे पे करेंगे 5,000। सो टोटल अमाउंट पेड फॉर लायबिलिटीज इज 65,000, रियलाइजेशन डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 65,000। तो ये था स्टेप 4 है। इसके बाद 4B, लेकिन कोई भी लायबिलिटी पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं की है, ऑल 3 लायबिलिटीज आर पेड थ्रू कैश, तो 4B एलिमिनेट हुआ। स्टेप 5 इज फॉर डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पे ऐसा समझना है कि डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन realization expenses is 10,000 to be borne by B and paid by firm is 12,000। तो सबसे पहले जो 10,000 का रेम्यूनरेशन है वो पार्टनर B को बेयर करना है, B2 को बेयर करना है, यानी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू B1's करंट अकाउंट, B1's करंट अकाउंट में रेम्यूनरेशन की अमाउंट आएगी 10,000, realization debit side 10,000 to B1's capital remuneration and credit side of B1's current account by realization remuneration 10,000, यानी realization debit current account credit में ये remuneration का 10,000
शो करना है। इसके बाद पार्टनर की साइड से यहाँ पे 12,000 पेड बाय फर्म ऑन हिज बिहाफ, उसका रेम्यूनरेशन फिक्स हुआ है 10,000। उसके बाद 12,000 रुपए फर्म ने उसके बिहाफ पे पे किए, जिसकी एंट्री होगी करंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो B1 के करंट में डेबिट होगा 12,000 और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा बाय B1's करंट अकाउंट 12,000। फिर से एक बार रेम्यूनरेशन में फिक्स रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू पार्टनर B1 ऑफ 10,000, जिसके लिए रियलाइजेशन डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट, और इस पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने 12,000 चुका है, इसके लिए करंट अकाउंट ऑफ B1 डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो फर्स्ट एंट्री इज रियलाइजेशन टू B1 एंड देन B1 टू बैंक। डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बाद फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो डिफरेंस इज ऑन डेबिट साइड, सो इट्स अ रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड इट्स अमाउंट इज 5,000 टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2। यानी पार्टनर B1 के लिए 2,500, B2 का 1,500 एंड C के लिए 1,000 पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा ये रियलाइजेशन प्रॉफिट। सो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 2,500, 1,500 and 1,000. After this process, this current account is to be closed and transferred to capital account. तो सबसे पहले पार्टनर B1 के लिए देखते हैं, उसका क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, तो उसका डिफरेंस जो डेबिट साइड आया 55,500, तो टू कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा बाय करंट अकाउंट B1 में अमाउंट आएगा 55,500। बाकी दो पार्टनर B2 और C में डेबिट साइड टोटल इज मोर, B2 का टोटल है 55,000, सो डिफरेंस आया यहाँ पे 18,500। तो यहाँ करंट में क्रेडिट हुआ, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आएगा टू करंट अकाउंट 18,500। पार्टनर C में भी क्रेडिट डेबिट साइड टोटल इज मोर 4,12,000, तो उसमें से डिफरेंस आया 3,99,000 और वो भी हम डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में 3,99,000। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, तो सबसे पहले B1 में क्रेडिट साइड टोटल है 2,55,500 और द सेम अमाउंट is debit side written on the debit side, no amount on the debit side of capital account. So जो भी टोटल है वो अमाउंट is paid to partner B1. So to bank, यहाँ पे लिखा है to bank और B1 के कैपिटल के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट में आएगा by B1's कैपिटल, B1 कैपिटल में to बैंक और बैंक में by B1's कैपिटल 2,55,500। दूसरे पार्टनर B2 में भी यहाँ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर 1,50,000, उसमें से ये माइनस करने पे 18,500 माइनस करने पे उसका अमाउंट आएगा 1,31,500। फाइनल सेटलमेंट होगा, इसलिए बाय B2's कैपिटल 1,31,500। इन केस ऑफ पार्टनर C, डेबिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू क्रेडिट साइड, यानी उसके पास से फर्म को पैसा मिलेगा। तो C के केस में बाय बैंक यहाँ पे डिफरेंस है 2,49,000। He requires to contribute this amount of 2,49,000. So debit side of bank account 2C's capital 2,49,000. After this process, the bank account will be closed with the total of 4,64,000. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में, यानी क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी गई है हमें, तो उसके लिए पहले हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करके फिर डिसोल्यूशन की प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। मिसिंग आइटम का एक क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें बैलेंस शीट नहीं है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर किया गया है। बैलेंस शीट के लिए हमें ऐसा बोला गया है कि जो टोटल यहाँ पे कैपिटल जो दिया गया पार्टनर S और A का, बैलेंस शीट किस तरह से बनी है पहले ये समझते हैं। मिसिंग आइटम या अदर एसेट्स किस तरह से निकला है ये समझना है। पहले कैपिटल है पार्टनर S और A का, दो पार्टनर है, तो 12,000 एंड 8,000। पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2 का। दोनों पार्टनर के कैपिटल 20,000 हुआ। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख रुपए का दिया गया है। फिर हमें बोला गया है कि टोटल लाइबिलिटीज 12 लाख रुपए की है। टोटल लाइबिलिटीज 12 लाख की है, उसमें से क्रेडिटर्स का 4 लाख, बिल्स पेबल का 1,20,000। तो 12 लाख में से ये दो माइनस करने पे अदर लाइबिलिटी की अमाउंट आएगी 6,80,000। हमें ये 12 लाख की लाइबिलिटी 3 पार्ट में स्प्लिट करके शो करनी है, क्योंकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की अमाउंट ऑलरेडी दी गई है, इसलिए अदर लाइबिलिटी आएगी 6,80,000। इसके बाद लाइबिलिटी साइड का टोटल है 34 लाख। इस टोटल को हम यहाँ पे असेट साइड लिखेंगे 34 लाख, और कैश बैलेंस दिया गया है 1,40,000, क्योंकि बोला गया कि असेट्स अदर देन कैश रियलाइज्ड, असेट्स अदर देन कैश इज रियलाइज्ड फॉर सर्टेन अमाउंट 28 लाख रुपीज, बट हमें उसकी बुक वैल्यू चाहिए 28 लाख रुपए, तो उसका रियलाइजेशन वैल्यू है, तो हमें पहले उसकी बुक वैल्यू निकालनी है। 34 लाख लाइबिलिटी
वही असेट्स में लिखा, उसमें से 140 माइनस करने पे 32,60,000 इज द अमाउंट ऑफ अदर एसेट्स। 3260 इज द अमाउंट ऑफ अदर एसेट्स। तो इसके बाद ये बैलेंस शीट बनने के बाद नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट होगी डिसॉल्यूशन की। इसके लिए नेसेसरी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट। फर्स्ट स्टेप इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट 1,40,000 एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज 12 लाख एंड 8 लाख। तो पहले ये ट्रांसफर करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में एक बात दी गई है, हमारे पास एक फ्री रिजर्व है 2 लाख रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि वर्कर्स क्लेम इज ऑफ 80,000, यानी 2 लाख के रिजर्व में से 80,000 का क्लेम है, इसलिए उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख टू वर्कर्स क्लेम 80,000 टू एस कैपिटल एंड टू एस कैपिटल, यानी रिजर्व के 2 लाख रुपए में से 80,000 की अमाउंट क्लेम में यानी कि लायबिलिटी में ट्रांसफर करने के बाद 1,20,000 रुपीज जो बचेंगे रिजर्व के, वो पार्टनर्स में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसकी अमाउंट 72,000 एंड 48,000 आएगी। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय WCR 72,000 एंड 48,000 यहाँ पे ट्रांसफर होगा। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में ट्रांसफर ऑफ असेट टू रियलाइजेशन, तो असेट सिर्फ एक ही है, ये 32,60,000, इसको ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू अदर एसेट्स। स्टेप 2B में लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। अब हमारे पास 4 लायबिलिटी है, एक क्लेम है 80,000 का, क्रेडिटर्स 4 लाख, बिल्स पेबल 120 एंड अदर लायबिलिटी 680। ऑल 4 liabilities will be credited to realization. So by workers claim 80,000, by creditors 4 lakh, by bills payable 1,20,000, by other liability 6,80,000। ये चारों अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो ये स्टेप 2B हुआ जिसमें लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई। स्टेप 2C में प्रोविजन से ट्रांसफर होते हैं, पर 2C यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद स्टेप 3A डिस्पोजल ऑफ असेट। तो 3A में हमें बोला गया है एक ही एसेट जो है हमारे पास पूरा ग्रुप ऑफ एसेट है एंड इट इज रियलाइज फॉर 28 लाख रुपीज, तो जिसके लिए एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। बैंक में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 28 लाख रुपीज, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बाय बैंक फॉर अदर एसेट्स रियलाइजेशन वैल्यू इज 28 लाख रुपीज। सो स्टेप 3 में बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन असेट्स 28 लाख और रियलाइजेशन में बाय बैंक असेट्स 28 लाख। स्टेप 3B यानी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एसेट्स का एक ही ग्रुप था। उसके बाद स्टेप 4 में 4A एंड 4B पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड लायबिलिटी एक्सेप्टेड बाय पार्टनर, जिसके लिए हम समझते हैं यहाँ पे पहले टू बैंक। तो लायबिलिटीज का पेमेंट आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट है क्रेडिटर्स का। अब हमारे पास 4 लायबिलिटी है, तो पहला है क्रेडिटर, क्रेडिटर की अमाउंट है 4 लाख रुपए और उस क्रेडिटर्स को जो पे करना था 31 मई 23 को, 31 मई 23 को पे करना था। डिसोल्यूशन की डेट 31 मार्च 23 है, यानी क्रेडिटर को 2 महीने पहले पैसे चुकाए जा रहे हैं, तो डिस्काउंट अमाउंट कट होगा यहाँ पे, यानी लेस अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर्स। जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है कि क्रेडिटर्स आर पेड एट 3% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट पर एनम डिस्काउंट है यहाँ पे। तो उसका कैलकुलेशन है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 4 लाख रुपए का 3% 2 मंथ अमाउंट इज 2,000। 2 महीने का जो डिस्काउंट है उसकी अमाउंट है 2,000, यानी जो क्रेडिटर्स को हमें 4 लाख रुपए 2 महीने बाद चुकाने थे 31 मई को, उसको अगर अभी पे कर रहे हैं तो हमें 2,000 कम चुकाने हैं। तो इस तरह से क्रेडिटर्स का जो पेमेंट का वैल्यू आएगा वो आएगा 3,98,000। बिल्स पेबल में हमें बोला गया है कि बिल्स पेबल डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ 2,000, तो 1,20,000 का जो बिल्स पेबल है उसमें से 2,000 कम पे करेंगे तो उसकी अमाउंट आएगी 1,18,000। वर्कर्स क्लेम इज पेड 80,000, तो वो पूरा सेटल हो गया। एंड नो इंफॉर्मेशन फॉर अदर लायबिलिटीज, सो व्हेनेवर नो इंफॉर्मेशन फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इट हैज टू बी पेड एट इट्स बुक वैल्यू। सो ये अमाउंट जो है 6,80,000 वो लायबिलिटी हम पे करेंगे बुक वैल्यू पे। एंड एट लास्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इज पेड फॉर 60,000, इट इज पेड बाय फर्म। तो ये 4 लायबिलिटी और ये 5वां डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये मिलके टोटल पेमेंट होगा 13,36,000। इट इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, एंट्री इज रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। आफ्टर दिस रियलाइजेशन process, realization account will get closed.
its debit side total is 45,96,000, which is more compared to credit side. So difference is on credit side and it is realization loss to be distributed among partners in profit sharing ratio of 3:2, जिसके लिए हम लिखेंगे बाय कैपिटल रियलाइजेशन लॉस। एस में अमाउंट आएगी, डिफरेंस है 5,16,000 का, जिसके लिए पहले एस में अमाउंट आएगी 3,09,600 और ए के लिए अमाउंट होगी 2,06,400। सो टोटल अमाउंट is 5,16,000 loss is debited to partners capital account. So to realization loss, S में आएगा 3,09,600 और A में आएगा 2,06,400. After this transfer of loss, finally, ultimately, capital account is get closed. Capital account में credit side total is more compared to debit side. Partner S का total है 12,72,000, जिसमें से 3,09,600 माइनस करे तो फाइनल सेटलमेंट की वैल्यू आएगी फॉर पार्टनर एस इज 9,62,400. सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एस कैपिटल 9,62,400. फॉर पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल इज 8,48,000, जिसमें से उसका जो 2,06,400 माइनस करे तो उसका डिफरेंस आएगा 6,41,600 एंड दैट अमाउंट इज पेड बाय वे ऑफ फाइनल सेटलमेंट. सो कैपिटल में डेबिट साइड टू बैंक 6,41,600. सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड और कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एस कैपिटल 6,41,600 एंड एट लास्ट दिस कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट will be closed with the total of 29,40,000. Thank you.